हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और छोटी छोटी सी सभी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। सबसे पहले डालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। एडिशन और मॉलिक्यूलर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड which do not break completely, which do not break completely in water इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाओ तो K4FeCN6 ले लो, K4FeCN6। तो अगर इसको हम पानी में डालेंगे, पानी में डाला, जैसे ही पानी में डाला ये कैसे टूटेगा, ये पूरा पूरा नहीं टूटेगा। एडिशन मॉलिक्यूलर डू नॉट ब्रेक कंप्लीटली, पूरा नहीं टूटेगा। 4K प्लस में टूट जाएगा और किस में टूट जाएगा, एक FeCN6 होल 6 CN6 का -4 चार्ज इस तरह टूटेगा। ये फाइनली ब्रैकेट वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये नहीं टूटेंगे, ये आयंस में नहीं टूटेंगे, मतलब पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ। तो हम इसमें एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कहाँ K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये स्टेबल होते हैं सॉलिड में भी और एक्वस सोल्यूशन में भी। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्टार पॉइंट लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल। अभी इसका मतलब समझा रहा हूं। इन सॉलिड और एक्वस सोल्यूशन मतलब कोऑर्डिनेशन एक कंपाउंड आए भाई पूरी तरह से नहीं, कहाँ पूरी तरह से टूट रहा है, तो मतलब स्टेबल है ना। अगर अनस्टेबल होता तो पूरी तरह से टूट जाता। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होते हैं सॉलिड में भी, एक्वस सोल्यूशन में भी पूरी तरह से नहीं टूटा। ओनली K+ और FeCN6 में टूटा है, पूरे आयंस में नहीं टूटा। और इसको दूसरा स्टार पॉइंट लिखेंगे, इस पे जेई में क्वेश्चन बन चुका है, इस पे। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड individual ion lose their identity। कैसे लूज कर देते हैं आइडेंटिटी, तो देखो अभी मैं अगली स्लाइड में बता रहा हूँ कैसे। मतलब ये अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इंडिविजुअल आयन अपनी आइडेंटिटी कैसे लूज करते हैं। तो देखो अगले स्लाइड में समझा रहा हूँ। एक ले लो तुम डबल साल्ट, एक ले लो डबल साल्ट। देखो डबल साल्ट, एक है डबल साल्ट और एक है ये, इधर क्या ले लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट में क्या लेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या ले रहे हैं, अभी रुक जाओ। डबल साल्ट में ले लो एक एग्जांपल KCl MgCl2.6H2O
डॉट 6H2O। इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे, जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो ये किस तरह टूटेगा, ये किस तरह, ओ नो क्या कर दिया, कोऑर्डिनेशन, हाँ सही है, ये K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा और किस में टूटेगा, KCl 3Cl माइनस, 3Cl है ना इधर, 3Cl माइनस में प्लस Mg प्लस 2 में टूटेगा। तो देखो ये कंपाउंड किस किस से बना है, K प्लस से, Cl माइनस से और Mg प्लस 2 से। जिससे ये बना है वो प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं, बट लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में K4FeCN6 ले लो, K4FeCN6। अभी मैं पिछली लाइन का मतलब है बता रहा हूँ, K4FeCN6 ले लो तो ये कैसे टूटेगा, 4K प्लस 4K प्लस प्लस FeCN6 का होल -4। तो देखो ये ओनली इधर किस किस आयन से बना है, के पोटेशियम से बना है, आयरन से, साइनाइड से, और इधर टूट किस में रहा है, ओनली दो कंपाउंड्स में। इधर आइडेंटिटी सेम है और इधर आइडेंटिटी लूज हो रही है। अब समझ में आए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंडिविजुअल आयन अपने, जैसे इसमें क्या था, के प्लस था, Fe आयरन प्लस कुछ में होगा +2 में, और साइनाइड। तो इधर तो क्या है, ओनली दो आयंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, जबकि ये डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी सेम दिखा रहे हैं। जो मतलब जिससे वो बने हैं वही उसको एक्वस सोल्यूशन में डालते ही वो उन्हीं आयंस में टूट रहे हैं। तो ये पॉइंट्स चमक गया होगा, इसमें मैंने बहुत ही एनर्जी लगाई है, क्यों, ये इधर से क्वेश्चन बना है। तो चलो अब हम समझ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, K4FeCN6 ले लो, FeCN6 हमने ले लिया। तो ये कैसे टूटेगा, इतना तो हमको अभी 3-4 बार करा चुका हूँ तो आ जाना चाहिए। 4K प्लस में FeCN6 का -4 में इस तरह टूटेगा। तो इसका इसको क्या बोलेंगे, ये है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये क्या है, सेंट्रल एटम, अभी मैं आगे सब बताऊंगा। ये रिप्रेजेंटेशन, अभी तो हम रिप्रेजेंटेशन खाली देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट ये इससे सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये सेंट्रल एटम है, आयरन क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो। सबसे पहले सेंट्रल एटम लेंगे और फिर साइनाइड, कितने हैं, 6 साइनाइड हैं, 6 साइनाइड अरेंज कर दो, 1 2 3 चौथा 5वां 6ठा साइनाइड इधर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेंगे, इस तरह, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह, और इसको डब्बे में ऐसे बंद कर देते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन आई थिंक तुमको समझ में आ गई होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन तुमको समझ में आ गई होगी। इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनली। अब टर्मिनोलॉजी पढ़ ले, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले हम एक कंपाउंड लेंगे K4Fe ये तो हमारा रट गया, K4Fe। टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं किसको क्या बोलते हैं। K4Fe ले लिया, एक और ले लो इधर, कॉपर अमोनियम NH3 का होल 4 और आगे कोबाल्ट सल्फेट। तो देखो अब इधर समझना ये क्या है, बेसिकली K4, इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्पेयर। इसको हम बोलेंगे क्या, आयोनाइजेशन स्पेयर, आयोनाइजेशन स्पेयर। और इतने को जो डब्बे के अंदर है इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनली इसको बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अभी हम समझेंगे कि आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अभी तो मैं क्या टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ सिंपली। ये क्या है, ये डब्बा के बाहर है तो इसको क्या बोलेंगे हम, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे हम इसको, आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो डब्बे के अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको जो डब्बे के अंदर है इसको सिंपली क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आयनाइजेशन स्फीयर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, अब इसके हम डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। तुमको टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ गई। जो डब्बे के बाहर है उसको क्या बोल देना है, आयनाइजेशन स्फीयर। जो डब्बे के अंदर है उसको क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम इसको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। आयोनाइजेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। बेसिकली आयोनाइजेशन स्फीयर क्या किसको बोलते हैं, ए पार्ट ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। मेरी राइटिंग कुछ यूं भागती है खटक। तो हम आयनाइजेशन स्फीयर को पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये पार्ट ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कन्वर्ट इनटू आयन, विच गेट कन्वर्ट टू आयन, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच गेट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस, उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्क्वायर। जैसे K4Fe6 देखो ये आयंस में टूटेगा किस तरह, K4 इस तरह 4K+, और ये डब्बा वाला डब्बे के अंदर रहेगा, ये इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर चमक गया होगा, आई थिंक चमकने आना चाहिए। अब हमको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं भैया, जो डब्बे के, सीधा देसी भाषा में याद रखो ना, जो डब्बे के बाहर है उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर, जो डब्बे के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ए पार्ट, इसकी डेफिनेशन लिख लो, ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, part of coordination compound which form coordinate bond between metal,
बिटवीन मेटल और लिगेंड के बीच में। अभी मेटल और लिगेंड ज़्यादा तुमको समझ में नहीं आएंगे, बस इतना समझ लेना, इसको मेटल बोलते हैं। ये चारों तरफ जो जो सेक्शन सी है ना माइनस, ये लिगेंड है। अभी अभी मैं सब तुमको आगे समझा दूंगा। तो अभी डेफिनेशन समझने के लिए, ये पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच फॉर्म कोऑर्डिनेट विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड which form coordinate bond between metal and ligand, between metal and ligand, metal and ligand। तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखो ये किस तरह, आयरन इस तरह, ये हो गया मेटल, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह बनाएगा, इस तरह। Cn माइनस कितने हैं, 6। एक Cn नीचे, ये क्या है बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब चमक गई होगी बात। ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन मेटल और लिगेंड। ये बीच सेंट्रल जो बीच में है उसको मेटल बोलेंगे, चारों तरफ है ये क्या है बेसिकली लिगेंड है। अभी मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम क्या होंगे, लिगेंड क्या होते हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ। बस कुछ पल और ठहर जा, मतलब कुछ पल और ठहर जा। ये शायरी मुझे याद नहीं आ रही, बहुत अच्छी शायरी है, मतलब अभी अब भूल गया, हटाओ, खैर छोड़ो। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, चलो सीधा कुछ पल क्या, सेंट्रल मेटल एटम, सीधा पढ़ो ना, कुछ रुकना उकना है ही नहीं, सीधा पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम। बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, अब बताओ। सेंट्रल मेटल, देखो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, ए मेटल विच एक्सेप्ट, ए मेटल विच एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड, फ्रॉम लिगेंड। अभी लिगेंड तुमको समझ में आ जाएंगे, फ्रॉम लिगेंड विच एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फ्रॉम लिगेंड एंड फॉर्म क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल विच एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो अभी मैं समझा रहा हूँ। सपोज दैट, अब मैं जैसे K4Fe6, फिर से वही एग्जाम्पल फॉर्म है ये, फिर से वही एग्जाम्पल, अपन को सेंट्रल मेटल K4Fe6 अब हम मेटल विच एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट। तो अभी मैंने ये डायग्राम बनाया था, आयरन इसके चारों तरफ क्या है, ये इसको, ये क्या है लिगेंड, और बेसिकली सेंट्रल वाला क्या है, सेंट्रल वाला एटम, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसको, ये सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आया। और ये जनरली तुम कैसे पहचानोगे कि अब तुमको एक कंपाउंड दे दिया, अब तुमको कैसे समझ में आएगा कि ये इसका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, मतलब इसको, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो इसके जनरली मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट, जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट किस तरह बिहेव करेंगे, जनरली सेंट्रल मेटल एटम आर डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरली होंगे, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट आर generally d block element are central metal atom, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। दूसरी बात स्मॉल साइज होती है, क्योंकि इसके कारण लिख लो, स्मॉल साइज क्यों होता है ऐसा, क्योंकि स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज
जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये सब किस में हेल्प करेंगे? ये सब लोन पेयर को एक्सेप्ट करने में, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने में हेल्प करते हैं इसीलिए। और समटाइम्स पी ब्लॉक एलिमेंट भी सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं। समटाइम पी ब्लॉक एलिमेंट behave as सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल मतलब कभी कभी पी ब्लॉक के एलिमेंट, अगर डी नहीं है तो सर्च करो कि पी ब्लॉक कहाँ है, तो इसमें आयरन क्या है बेसिकली, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं, तो ये क्या होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या होगा। और एक कंडीशन मतलब मेटल विच एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करता है फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन भी पढ़ लो, जब इतना पढ़ लिया कंडीशन तो सेम कंडीशन रहने वाली है, कंडीशन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंडीशन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो देखो एक तो इसका स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज होना चाहिए पहला। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। भैया जब डब्बा खाली रहेगा तभी तो लोन पेयर आके क्या, लोन पेयर सपोज दैट ये लिगेंड है, लिगेंड अपना लोन पेयर तभी तो देगा तब डब्बा इधर खाली होगा, मतलब तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में घुसते जाएंगे तुमको सेंट्रल मेटल एटम की छोटी छोटी डेफिनेशन है ये सब तुमको बहुत हल्की चीज़ें लगने लगेंगी। जैसे 6वें 7वें लेक्चर में पहुंचोगे तुम, ये तुमको सब हलवा लगने लगेगा, मतलब बस तुम निकलते जाओ इधर से, कैसे करके अपनी नोट बनाते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ और निकलते जाओ। अब लिगेंड समझो, लिगेंड क्या होता है। लिगेंड का नाम तब से सुन रहे हैं लेकिन बेसिकली होता क्या है, लिगेंड होता क्या है। लिगेंड, हम लिगेंड लिगेंड चिल्ला तो रहे हैं, लिगेंड होता क्या है। मेटल और एटम और मॉलिक्यूल, देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, एटम स्लैश मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल या ये तो चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। मतलब कि एटम मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, और कैसा कैटायनिक हो सकता है, कैटायनिक, और क्या एनायनिक भी हो सकता है, एनायनिक, ये कुछ भी हो सकता है। विच डोनेट लोन पेयर, विच डोनेट लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो अभी मैं तुमको समझाऊंगा, सपोज दैट एक सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम में क्या होना चाहिए, इसमें ये जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं तो इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के पास या तो कैटायनिक एनायनिक कुछ भी हो सकता है, इसके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या लिखा है, एटम मॉलिक्यूल विच डोनेट लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट, ये अपना लोन पेयर इस तरह डोनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म करेगा। सेंट्रल मेटल एटम किस तरह बिहेव कर रहा है, ये लोन पेयर ले रहा है, लोन पेयर ले रहा है मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर, सेंट्रल मेटल लोन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, जो उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस बेस, लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड, लुईस एसिड मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम होगा जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और लिगेंड बेसिकली लोन पेयर डोनर होते हैं, ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर दे ही तो रहा है,
लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर मतलब लुइस किस तरह बिहेव करेगा, लुइस बेस की तरह, लुइस बेस की तरह। इतनी बात चमकी या नहीं? इतनी बात चमक जानी चाहिए। छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी आप तुमको लिगेंड समझ में आने लगी, सेंट्रल मेटल एटम समझ में आने लगा और टर्मिनोलॉजीज। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, आप कोऑर्डिनेशन नंबर पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जनरली जैसे K4Fe6 लिखो, पहले तो सबसे पहले यही एक रट के बैठे हैं हम तो, K4Fe6, इसी से सब कुछ समझने वाले हैं हम। और दूसरा ले लो कोबाल्ट अमोनियम सॉरी गॉड, चलो एक ही ले लो, हटाओ, ठीक आ गई तो दूसरा नहीं लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म, coordination bond is formed, number of coordination bond number of coordination bond is formed in coordination, किसमें? number of coordination bond is formed in coordination sphere में, coordination sphere मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो तुम समझने लगे हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं। और ये क्या है? K4 आयोनाइजेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बेसिकली क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आए रहे कितने? तो देखो 6 बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि 6 CN है तो ये क्या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसके नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया? ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 6 है तो 6 ही बॉन्ड बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या है? 6। अब नोट लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, नोट लिखो। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होते हैं किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर तो तुमको आता ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होता है? डबल होता है जनरली। लेकिन पहला पॉइंट, ये तो पहला जनरली लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी देखो तो कुछ भी मार दिया। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है जो अपने सिलेबस में क्या है? 6 है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? नंबर इन सिलेबस में कितना है? +6 तक है। तो सपोज दैट प्लेटिनम +4 ले लिया। अब हमने देखो तो चलो एक इधर थोड़ी सा नोट बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है ये। तो देखो +3 पहला पॉइंट लिखना, इसमें ये नोट पॉइंट 1 2 ये तो याद रखने ही है। पहला +3 चार्ज ऑफ 3D सीरीज, +3 चार्ज ऑफ 3D सीरीज। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि इधर क्या है?
ऑक्सीडेशन नंबर का डबल, तो +3 का +6 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा आयरन +2 में और प्लेटिनम +2 में और प्लेडियम +2 में और जिंक +2 में कैडमियम +2 में या मरकरी +2 में है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इनका होगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर का डबल होता है, तो बेसिकली इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा? 4। अब लेकिन जो तीसरी बात, सिल्वर Ag कैडमियम +2 Au+, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो कितना होगा? 2। लेकिन 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 एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन 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 अगर Au+3 में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ये याद रखना है तुमको, याद रखना है। और देखो, और याद रखने वाली दूसरी चीज है, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर +3 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इधर एक पॉइंट और लिख लो, प्लेटिनम +4 में होगा, प्लेटिनम +4 में होगा, या फिर प्लेटिनम 4 प्लेडियम +4 में, या फिर प्लेटिनम +4 में, या फिर क्रोमियम +6 में होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो देखो, इसका वैसे 8 होना चाहिए, इसका भी 8 होना चाहिए, इसका 12 होना चाहिए, इसका 12 होना चाहिए, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे सिलेबस में +6 तक है, जो मतलब अगर 6 से ज़्यादा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का डबल कर रहे हैं तो 6 से ज़्यादा जा रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ले लेंगे हम? सीधा 4 नहीं 6 हाईएस्ट ले लेंगे, हाईएस्ट, क्योंकि 6, 8, 12 हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तो मतलब एक्सेप्शन ही केस मान लो, ये याद रखना है। बस इसको बस छाप लो, इस स्लाइड को इतने दिल पे मत लेना, ये स्लाइड खाली तुम बस छाप लो, जहाँ यूज़ होगा, जिस क्वेश्चन में यूज़ होगा मैं बता दूंगा। हालांकि इतना डीप कोई जाता नहीं है, मतलब एनटीए भी नहीं जाता, तुम्हारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। लेकिन मैंने, अगर तुम एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो तुम, इसके लिए है मैंने ये सब छपवा दिया बायोडाटा। तो इसको ज़्यादा दिल पे ना ले लें। अब ऑक्सीडेशन नंबर को समझें, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैं एक क्लास लूंगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है बस अपन को। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर अभी बस खाली डेफिनेशन लिख लो। चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अगर चार्ज प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो, फिर से हमें वही एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है मेरे पास, K4FeCN6 का, FeCN6। तो इसके ऊपर +4 आएगा, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो बस अभी इतना याद रख लो, इसको आयरन सेंट्रल मेटल एटम है क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सेंट्रल मेटल एटम तुमको देखना आ चुका है। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज +2, अभी बस मैंने खुद से निकाल दिया है, बस तुमको इतना याद रख लेना है कि ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। मैं अच्छे से निकालना सिखवाऊंगा तुमको, मतलब तुम बस इंतजार करो, 2-3 क्लास में, 1-2 क्लास के बाद अंदर ये सब आ जाएगा अच्छे से। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन
ओवरव्यू कि हम मतलब थोड़ी थोड़ी फैमिलियर कर रहा हूँ मैं अभी तुमको, एकदम सब कुछ थोप दूंगा या मैं अभी से बताने लगूंगा तो फ्लो टूटेगा। लेकिन चलो फिर भी बता दे रहा हूँ। +4 कितने हैं पोटेशियम 4, और इसका एक के ऊपर +1 चार्ज होता है। आयरन को मान लो x, साइनाइड कितने हैं 6, ये लिगेंड इसके ऊपर चार्ज होता है -1 0। अब x निकाल लो, x आयरन को सिंपली हमने x माना है तो x निकाल के कितना आएगा +2, ऐसे निकालते हैं। अभी दिल पे मत लेना, मैं भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, इसको ज़्यादा दिल पे ना लें। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा और समझ लो, फिर आज के लेक्चर को इधर ही एंड करेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा तो कौन सा 7 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। अच्छे से देखो यार, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा लास्ट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। जो पहले डेफिनेशन लिख लो, अच्छे से समझा रहा हूं। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम arrangement of ligand around central metal atom gives a definite geometry देखो K4 एफिशिएंसी का हम तो एक ही एग्जाम्पल लेंगे। K4 एफिशिएंसी हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है K4 एफिशिएंसी का। तो देखो आयरन क्या है? सेंट्रल एटम, इसके चारों तरफ क्या है? साइनाइड इसको इस तरह अरेंज होंगे, साइनाइड। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो 6 थे, कोऑर्डिनेशन नंबर इधर 6 था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो इसमें 2 ज्योमेट्री आने वाली हैं। कौन कौन सी? सुनो, किस तरह 4 लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 लिगेंड होंगे, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के किस तरह? 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, एक तो इस तरह अरेंज हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और दूसरी ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो दूसरी ज्योमेट्री ये मेटल हो गया या तो दूसरी ज्योमेट्री ये कैसी बनेगी? अरे मैंने उल्टा एरो क्यों बना दिया? इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। लिगेंड इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारा 6 हुआ तो मेटल, एक लिगेंड इधर, 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 एक लिगेंड इधर। तो इसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। इसमें ज्योमेट्री निकल के क्या आती है? ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री निकल के क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी आई थिंक। आज के लिए इतना ही काफी। बकाया
चीज़ें कल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट डाल रहा हूँ। अच्छे से पढ़ना और मन लगा के। चलो आज के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।